Hello students, how are you? Hope you are well with your family. I welcome all of you to my DG classes. Sorry students were unable to make a video for you sometimes. Some students comments please sending video sir. So now I am making a video and sending it to share it with your friends. So let's start. डियर स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक लेकर आए हैं उसका नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं उसके बारे में जानने से पहले हम एरिया वेक्टर यानी सदिश क्षेत्रफल के बारे में जानने। सदिश क्षेत्रफल किसे कहते हैं, यहाँ पर आप देख रहे होंगे जैसे मेरे हाथों में एक प्लेन सरफेस है जिसका एरिया ए है, जिसका एक पृष्ठ जिसका क्षेत्रफल हमने ए लिया है। क्षेत्रफल आप जानते हैं सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी। ये वेक्टर क्वांटिटी इज डिफाइंड एज ए फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज बोथ डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड, जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है। वही राशि हमारी सदिश राशियां कहलाती हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे क्षेत्रफल भी हमारे पास सदिश राशि है, तो इसका परिमाण तो हम निकाल सकते हैं, लेकिन दिशा के लिए, दिशा को जानने के लिए हम इसको एक तल पे यानी मेज, जैसे आप देख रहे होंगे मेज पर हमने इस तल पर इसको रख लिया है। इस तल पर हम जो है इसको 3D डायमेंशन की वजह से हम इसको आसानी से इसकी डायरेक्शन को बता सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे इस तल का जो क्षेत्रफल है ए, इसका जो मैग्नीट्यूड है परिमाण हम जानते हैं, लेकिन डायरेक्शन जो होगी इस तल के अभिलंबवत ऊपर की ओर यानी बाहर की ओर होगी। इस पे परपेंडिकुलर इसकी जो डायरेक्शन होती है इसको हम वेक्टर ए से प्रदर्शित करते हैं। तो ये जो वेक्टर ए होता है, वेक्टर ए इक्वल टू आता है एन कैप ए से हम इसको प्रदर्शित करते हैं, जहां एन कैप जो होती है हमारे पास एकांक सदिश है। तो यहाँ पर हम कह भी सकते हैं कि द वेक्टर एरिया ऑफ ए प्लेन सरफेस हुज मैग्नीट्यूड इज द एरिया ऑफ द फिगर एंड whose direction is that of the perpendicular to the plane of the figure, यानी जो इस प्लेन का जो परपेंडिकुलर है वही इसकी जो है डायरेक्शन को बताएगा। जैसे हम कह भी सकते हैं यहाँ पर एक समतलीय क्षेत्रफल हमने ए लिया है जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है, और ये हमने बताया कि सदिश राशि जिसकी दिशा जो है अभिलंबवत बाहर की ओर होती है, इसको हम वेक्टर ए से प्रदर्शित करते हैं। तो वेक्टर ए बराबर जो है इसी को हम जो है सदिश क्षेत्रफल कहते हैं, जो वेक्टर ए से हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो वेक्टर ए की आप देख रहे होंगे जो सदिश क्षेत्रफल ए दिखा रखा है उसकी डायरेक्शन ऊपर की ओर है। वेक्टर ए बराबर होता है एन कैप ए। एन कैप जो होता है अभिलंबवत जो बाहर की ओर अनुदिश घटक है उसका जो एकांक सदिश उसको हम कहते हैं यूनिट वेक्टर है, उसकी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में वेक्टर है। तो वेक्टर ए का जो है एकांक सदिश हमारे पास एन कैप से हम उसको दिखाते हैं। तो वेक्टर ए बराबर आप देख रहे एन कैप ए, हम इसको जो है इस तरीके से डिनोट करते हैं वेक्टर सदिश को। यहाँ पर अगर हमारे पास इसमें हम जो है इस प्लेन सरफेस में अगर बहुत छोटे छोटे सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव डीए ले ले, छोटे छोटे क्षेत्रफल में एलिमेंट्स में हम इसको जो है विभक्त कर लें, तो आप देखोगे जो है बहुत सारे सूक्ष्म क्षेत्रफल में से एक जैसे पीले रंग का हम दिखा रहे हैं जिसका एरिया डी ए लिया हमने, छोटे एरिया को हम डी ए से हम इसको दिखा लेते हैं, पूरे एरिया को हम ए से, छोटे से एरिया को हम डी ए से दिखाते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे डी ए, इसकी डायरेक्शन भी क्या होगी, इस तल के अभिलंबवत ऊपर की ओर होगी यानी ऊपर की डायरेक्शन में होगा। तो तब हम इसको वेक्टर डी ए रिप्रेजेंट करेंगे। वेक्टर डी ए इक्वल टू हम लिख सकते हैं एन कैप डी ए। तो यहाँ पे जैसे आप देख भी रहे हैं तो वेक्टर डी ए बराबर हम एन कैप डी ए लिख लेंगे। एन कैप जो है डी ए की डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर हो जाएगा यानी एकांक सदिश हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने जो है एक प्लेन एरिया के लिए जो है वेक्टर एरिया निकाला, प्लेन सरफेस के लिए हमने जो है वेक्टर एरिया निकाला। लेकिन अगर हमें जो है कर्व्स या बाउंडेड या क्लोज्ड कर्व सरफेस एरिया, उसके लिए अगर हमें वेक्टर एरिया निकालना हो तो वहां पर हमें इस सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयवों की जरूरत पड़ेगी। इसलिए हमने जो है इस पूरे सरफेस को न लेके एक छोटा सा एलिमेंट हमने लिया था। तो यहाँ पे अगर हमारे पास कोई 3D डायमेंशन वाली आकृति हो, जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक स्फीयर है, गोला है, और इस गोले पे आप देख रहे होंगे अगर हमने क्या किया है इनफिनिटेसिमल एलिमेंट्स में इसको स्प्लिट कर दिया, छोटे छोटे सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव में हमने इसको डिवाइड कर दिया। इसमें से अगर हम एक क्षेत्रफल अवयव जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पे रेड कलर का दिखा रखा है उसमें डी ए, तो वहां पर हमने जो सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव डी ए ले लिया इसका अगर हम सदिश क्षेत्रफल निकाल लें तो हमें पता है कि कैसा होता है इसका सदिश क्षेत्रफल, क्योंकि एक स्फीयर था, गोला था, लेकिन अगर हमने छोटे छोटे खंडों में इसको विभक्त किया तो एक तल लगभग छोटा सा जो खंड है वो कैसा हो जाएगा, लगभग समतल हो जाएगा। तो इस समतल के लिए अगर हम देखें तो उसका जो तल होगा अभिलंबवत आप देख रहे वेक्टर डी ए, तो वेक्टर डी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा एन कैप डी ए। तो यहाँ पर हमारे पास देख रहे होंगे आप उसी तरीके से हमने एक छोटे से सूक्ष्म क्षेत्रफल का अवयव हमने निकाल दिया वेक्टर डी ए का। अगर हमें पूरे सरफेस का निकालना हो तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग कर देंगे उसका जो है, इंटीग्रेटिंग गिव्स द वेक्टर एरिया फॉर द सरफेस, यानी अगर हम उसका इंटीग्रेशन यानी जो है समाकलन कर देंगे तो हमारे पूरे सरफेस का जो है क्या निकल जाएगा,
एरिया वेक्टर निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम ए बराबर लिख सकते हैं समाकलन का चिन्ह लगा लेंगे इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, यानी जो है डी ए का इंटीग्रेशन करेंगे तो पूरे सरफेस का जो है हमारे पास वेक्टर सदिश निकल जाएगा। तो इस प्रकार से हमने जो है वेक्टर सदिश के बारे में जाना है। इसके बाद हम जाने सॉलिड एंगल, घन कोण किसे कहते हैं, घन कोण, क्योंकि आगे हमें जो है गॉस के नियम में इसकी जरूरत पड़ेगी। घन कोण के बारे में आप जान लें, इससे पहले आपने जो है वृत्त के बारे में जाना है। तो किसी वृत्त को जो हमारे पास 2D डायमेंशन होती है, 2D डायमेंशन किसी वृत्त को खींचने के लिए, जैसे आप देख रहे हो किसी कंपास की सहायता से हम क्या कर रहे हैं, चाप द्वारा एक वृत्त खींचते हैं। तो चाप खींचकर जो हम क्या कर रहे हैं, वृत्त खींच रहे हैं जिसका एक चाप AB है। AB के द्वारा, किसी चाप AB के द्वारा जो है वृत्त के केंद्र पर जो कोण अंतरित किया जाता है उसी को हम समतलीय कोण कहते हैं। ये आप पढ़ चुके हैं छोटी क्लासों में। तो समतलीय कोण जो होता है किसी चाप के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण ही क्या कहलाता है, समतलीय कोण कहलाता है, जिसको हम थीटा से प्रदर्शित करते हैं। और वहां हमने पढ़ा कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या। जो एंगल होता है, एंगल इक्वल टू जो है आर्क अपॉन रेडियस होता है। तो आर्क जो हमारे पास ए बी है, रेडियस हमारे पास आर है, तो थीटा इक्वल टू आ जाएगा ए बी अपॉन आर। यहाँ पे आप देख रहे होंगे चाप जो समतलीय कोण होता है उसको हम थीटा से प्रदर्शित करते हैं। इसका जो मात्रक होता है रेडियन होता है। आप जानते हैं जो पाई रेडियन बराबर होता है 180 अंश होता है। पाई रेडियन का मान हमारा 180 अंश होता है। पाई बाय 2 कर ले तो हमारे पास 90 डिग्री होता है। तो इस प्रकार से ये जो है रेडियन में हमारे पास जो मान होता है, इसका जो कोण होता है, इसका मात्रक रेडियन में होता है। एक रेडियन अगर हमारे पास कब होगा, जब हम देख लें कि ए बी बराबर आर हो जाए। ए बी इक्वल टू आर कर दें अगर हम, तो थीटा का मान देखेंगे तो ए बी अगर आर के बराबर हो जाए तो तब हमारे पास थीटा का मान 1 रेडियन आता है। तो हम कह सकते हैं 1 रेडियन वह कोण है जो वृत्त की त्रिज्या के बराबर लंबाई की चाप उस वृत्त के केंद्र पर अंतरित करती है। यानी वृत्त की त्रिज्या के बराबर अगर हम चाप काट लें तो उसके जो है क्या करती है, उसके केंद्र पर जो कोण अंतरित होता है उसी को हम क्या कहते हैं, 1 रेडियन कहते हैं। तो 1 रेडियन की परिभाषा हम इससे बना सकते हैं। अगर हम जो है 2D डायमेंशन में हमने वृत्त के बारे में बताया, अगर हम 3D आकृति के बारे में, जैसे मैंने बताया गोले को, यहाँ पे हम देखें गोला जो है एक 3D आकृति है। तो यहाँ पे त्रिविमीय आकृति में स्फीयर हमने लिया। तो इस गोलीय पृष्ठ के द्वारा जो गोले के केंद्र पर कोण अंतरित होगा उसी को हम घन कोण कहते हैं। सॉलिड एंगल के बारे में आप जानेंगे तो पूरे जो स्फीयर के द्वारा, जो गोलीय पृष्ठ के द्वारा केंद्र पर जो अंतरित कोण होगा उसी को हम घन कोण कहते हैं। उसको हम ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। इसे हम इस प्रकार भी कह सकते हैं, solid angle subtended by a portion of the surface of a sphere at its center is defined as the ratio of the surface area of that portion of the sphere to the square of the radius of the sphere। इस प्रकार से भी हम कह सकते हैं कि जो एक सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव, यहाँ पर आप देख रहे होंगे जो स्फेरिकल 3D आकृति लिया, इसमें हमने एक सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव DA ले लिया। इस सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव DA के द्वारा जो केंद्र पर अंतरित कोण होगा जिसको हम घन कोण कहेंगे, उसको हम d ओमेगा से हम दिखाएंगे। तो इस 3D डायमेंशन वाली जो है इस स्फीयर पे आप देख रहे होंगे जो त्रिविमीय आकृति, यहाँ पर हमने स्फीयर लिया, इस पर एक सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव DA ले लिया। इसके द्वारा जो केंद्र पर अंतरित कोण होगा उसको हम घन कोण d ओमेगा से हम उसको दिखाएंगे। तो उस d ओमेगा का जो बता रहा है कि जो घन कोण है वो जो क्या होगा, उसका जो रेशो किसका, उस क्षेत्रफल अवयव d ओमेगा, जो क्षेत्रफल अवयव DA तथा उसकी जो त्रिज्या है उसके वर्ग के बराबर होता है। इसी को हम घन कोण भी कहते हैं। तो सॉलिड एंगल जो होता है d ओमेगा बराबर आ जाएगा DA अपॉन आर स्क्वायर। तो जो हमने बताया सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव जो हमने लिया DA और उसके जो रेडियस था उसका स्क्वायर कर लेंगे तो आर स्क्वायर। तो d ओमेगा बराबर आता है DA अपॉन आर स्क्वायर। तो इस प्रकार से हमारे पास जो है एक सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव का जो है क्या निकल जाता है, घन कोण निकल जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास d ओमेगा बराबर आ जाता है DA अपॉन आर स्क्वायर। घन कोण का जो मात्रक होता है, घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन होता है। इसको हम SR से दिखाते हैं, स्टेरेडियन। यदि जो है यहाँ पर आप देख लें DA बराबर आर स्क्वायर हो जाए तो DA बराबर आर स्क्वायर हो जाएगा तो d ओमेगा का मान क्या आएगा, 1 स्टेरेडियन आएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे डायग्राम में, जैसे अगर हम एक सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव जो DA लें, अगर उसका क्षेत्रफल क्या हो, त्रिज्या के वर्ग के बराबर हो जाए, DA बराबर आर स्क्वायर हो जाए, तब जो उसके द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण होगा वो घन कोण कितना हो जाएगा, 1 स्टेरेडियन हो जाएगा। तो यहाँ पर हम जो कह सकते हैं 1 स्टेरेडियन की अगर आपके पास परिभाषा पूछी जाए तो आप 1 स्टेरेडियन की परिभाषा बता सकते हैं। अतः 1 स्टेरेडियन वह घन कोण है जो गोलीय पृष्ठ के क्षेत्रफल अवयव द्वारा, जिसका क्षेत्रफल गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर होता है, गोले के केंद्र पर अंतरित करती है। यानी उसके केंद्र पर जो कोण अंतरित करती है उसी को हम स्टेरेडियन कहते हैं। 1 स्टेरेडियन होता है। ऑब्वियसली सॉलिड एंगल सबटेंडेड एट द पॉइंट O पर हमारे पास जो है अंतरित करता है सॉलिड एंगल। the whole surface of the sphere is given as omega इक्वल टू हो जाएगा सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर अपॉन आर स्क्वायर।
तो हम जो है पूरे संपूर्ण पृष्ठ का जब हम द्वारा अंतरित कोण निकालेंगे तो पूरे पृष्ठ का गोले का जो हम संपूर्ण क्षेत्रफल हम जानते हैं, क्षेत्रफल ए बराबर क्या होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो ओमेगा बराबर तो हमारे पास आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो 4 पाई। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो संपूर्ण गोले के द्वारा जो केंद्र पर अंतरित कोण होता है, घन कोण होता है, सॉलिड एंगल होता है, उसका मान कितना होता है, 4 पाई स्टेरेडियन होता है। इस प्रकार हम किसी भी पृष्ठ का किसी भी बिंदु पर हम क्या निकाल सकते हैं, घन कोण ज्ञात किया जा कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख लें, जैसे एक पृष्ठ हमारे पास दिया है जिसका क्षेत्रफल अवयव डीए है और इसका जो ओ से जो दूरी है इसकी आर दूरी पर ये पृष्ठ क्षेत्रफल है। जहां पर आप देख रहे ओ से पी की दूरी आर है, इस यानी क्षेत्रफल जो डी है इसकी जो दूरी आर है, इस दूरी पर आर हमने बताया ओ से पी को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश हम क्या दिखा लेते हैं, एकांक सदिश एन दिखा लेते हैं। एन कैप जो हमारे पास यहाँ पे होगी इसके अनुदिश जो है एकांक सदिश हो गया, उसी डायरेक्शन में ओपी की डायरेक्शन में जो एकांक सदिश होगा। इस एकांक सदिश से हम जो है डी ए का जो अभिलंबवत घटक हम देख लें, वेक्टर डी ए जो हमारे पास होगा, इसके जो है वेक्टर डी ए जो है इसका जो सदिश क्षेत्रफल है डी ए अभिलंबवत होता है, जो एन कैप के साथ माना थीटा कोण बना रहा है। ये हम मान के चल लेते हैं कि इसमें जो एन कैप और डी ए के बीच जो इसका जो एकांक सदिश है उसके बीच का जो एंगल है वो थीटा एंगल है। तो तब हम जो है क्या करें, इसका घन कोण निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अगर हम आर त्रिज्या का केंद्र ओ को जो है ओ को केंद्र मानते हुए आर त्रिज्या का एक वृत्त खींचे, जैसे आप देख रहे होंगे, तो इस डी ए का जो प्रक्षेप इस वृत्त पर बनेगा वो बनेगा डी ए कॉस थीटा। तो आप देखेंगे इसका जो घटक हम देख लें तो इस तरह से ये वाला कोण थीटा है, तो ये सामने वाला कोण भी थीटा हो जाएगा। तो इस वृत्त पर जो है इसका जो प्रक्षेप बनेगा, जो प्रोजेक्टेशन बनेगा, तो ये जो है डी ए कॉस थीटा बनाएगा। तो डी ए कॉस थीटा हमारे पास इस वृत्त पर जो बनेगा, हमने जो है केंद्र मानते हुए एक वृत्त खींचा, तो डी ए कॉस थीटा के द्वारा जो केंद्र पर अंतरित कोण ओ पर जो अंतरित कोण होगा घन कोण, और जो डी ए के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण होगा समान ही होगा। जैसे आप देख रहे होंगे दोनों के द्वारा कोण समान ही होने वाला है। तो दोनों के द्वारा अगर हम डी ए के द्वारा अगर अंतरित कोण निकालेंगे तो हम डी ए कॉस थीटा के द्वारा अंतरित कोण हम निकालें, क्योंकि हमने गोले के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण हमें पता है कि डी ओमेगा हम निकालते, तो डी ओमेगा बराबर आप देखेंगे तो डी ओमेगा बराबर आ जाएगा डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देखेंगे डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि डी हम जो है क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल अवयव डी ए के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण उतना ही होगा जितना डी ए कॉस थीटा के द्वारा होगा। तो डी ओमेगा बराबर आ जाएगा डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो अगर आपके पास अगर जो है तिरछा यानी थीटा कोण बनाते हुए अगर क्षेत्रफल अवयव है तो उसको जो है घटक हम ले लेंगे, तब हम वृत्त बनाते हुए इस तरीके से उसका जो घटक आ जाएगा डी ए कॉस थीटा आ जाएगा। तब हम डी ए की जगह क्या लेंगे, डी ए कॉस थीटा लेंगे, तो डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे पास जो है इसका सदिश क्षेत्रफल जो इसका घन कोण निकल जाएगा डी ओमेगा। डी ओमेगा बराबर हम इसको लिख सकते हैं वेक्टर डी ए डॉट एन कैप अपॉन आर स्क्वायर। तो डी ए और एन कैप का जो है हम डॉट प्रोडक्ट कर लेंगे, तो डॉट प्रोडक्ट के बीच से हमारा क्या निकल जाता है, कॉस थीटा निकल जाता है। तो इस प्रकार से हम जो है किसी भी पृष्ठ का जो है किसी बिंदु पर हम क्या निकाल सकते हैं, घन कोण निकाल सकते हैं इस सूत्र की सहायता से। तो घन कोण निकालना हमने सीखा। इसके बाद जो आज का हमारा मेन टॉपिक है विद्युत फ्लक्स। तो विद्युत फ्लक्स के बारे में हम जाने, इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसे कहते हैं। तो इससे पहले हम जो वैद्युत बल रेखाओं के बारे में जान चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कौन सी होती हैं, एक निष्कोण वक्र बनाती हैं। जैसे हमने बताया कि जो ये धनावेश आप यहाँ पे देख रहे होंगे, धनावेश और एक ऋण आवेश, जो बल रेखाएं होती है धनावेश से निकलती हैं और ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं, ये हम जान चुके हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे बल रेखाएं हमने दिखा रखी है। तो जो बल रेखाएं धनावेश से निकलती हैं और ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं, आप जान रहे हैं, तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं इसके बारे में। तो जो बल रेखाएं आप देख रहे होंगे धनावेश के सामने वो बल रेखाएं क्या है, पास पास है, और बीच में जो है बल रेखाएं दूर दूर है। तो जहां पर बल रेखाएं पास पास होती हैं वहां पर वैद्युत क्षेत्र प्रबल होता है, जहां पर बल रेखाएं दूर दूर होती है वहां पर वैद्युत क्षेत्र निर्बल या कम होता है, ये आप सभी जानते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक हमने वैद्युत क्षेत्र दिखाया, और वैद्युत क्षेत्र हम कहाँ से बताते हैं, इस बल रेखा पर कहीं पर भी अगर हम टेस्टिंग चार्ज रख लें तो उस पर जो फोर्स लगता है वो जो है क्या होता है, इस कोण यानी जो ये वक्र बना है, ये जो पथ है, इस पर जो स्पर्श करती हुई जो रेखा होती है वही क्या कहलाती है, इसके पर लगने वाली बल की यानी वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो इस पर जो स्पर्श करती हुई रेखा होगी वही जो है क्या कहलाती है, उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो यहाँ पर हमारे पास ये वैद्युत क्षेत्र में हमारे पास इसको समझने की इस तरीके से बल रेखाएं आ रही हैं। इस पर हम एक काल्पनिक पृष्ठ ले लें, जैसे कि आप देख रहे हैं डायग्राम में एक काल्पनिक पृष्ठ लिया जिसका क्षेत्रफल ए है। इस काल्पनिक पृष्ठ से भी ये बल रेखाएं होकर गुजरेंगी, इसके अंदर से होकर गुजरेंगी, और इस काल्पनिक पृष्ठ पर हम एक सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव डी ए ले लेते हैं,
जिसका सदिश क्षेत्रफल यानी वेक्टर सदिश जानते हैं अभिलंबवत होता है वेक्टर DA। और हम देखें ये बल रेखा यहाँ पर से इधर को निकल रही है, तो इस पे स्पर्श करती हुई रेखा हम वेक्टर E खींच लें तो DA और वेक्टर E के बीच में एक एंगल बन रहा है, कोण थीटा बन रहा है, उसको हम थीटा से प्रदर्शित कर लें। तो इस प्रकार से हम जो परिभाषा हम इसकी बताते हैं कि जो वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा, इस बंद पृष्ठ यानी जो काल्पनिक पृष्ठ लिया हमने, इसके अंदर से जो बल रेखाएं गुजर रही है उनकी संख्याओं की माप ही जो है क्या कहलाती है, अभिलंबत, उनके अभिलंबत गुजरने वाली, ये भी ध्यान रखना हमने पास, जो बल रेखाएं अभिलंबत गुजरती हैं उनकी माप ही क्या कहलाती है, वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। इसको हम फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। हम इस प्रकार से भी इसको कह सकते हैं, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए सरफेस held inside an electric field represents the total number of electric lines of forces crossing the surface in a direction normal to the surface। तो जो अभिलंबत गुजरने वाली यानी जो है इस काल्पनिक पृष्ठ के अभिलंबत जो हमारे पास जो है बल रेखाएं गुजरती हैं वैद्युत क्षेत्र के लंबवत, तो वो जो है हमारे पास जो बल रेखाओं की संख्याओं की जो माप है वही क्या कहलाती है, वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। इसको हम फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत क्षेत्र एक अदिश राशि है, ये आपने ध्यान रखना, फाई ई। यहाँ पर हम स्केलर गुणन कर लें तो जो हमने बताया कि E और DA, यहाँ पर आप देखेंगे जो वेक्टर हमने जो डायग्राम में दिखाया था कि वेक्टर E और DA के बीच एंगल बन रहा था, तो इनका जब हम स्केलर गुणन करते हैं तो वेक्टर E डॉट वेक्टर DA करें तो E और DA का जो हम स्केलर गुणन करते हैं तो क्षेत्रफल अवयव से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। इसी को हम D फाई E से कहते हैं। अगर हम सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव D ले रहे हैं तो DA ले रहे हैं तो उसके द्वारा गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स D फाई E ले लेंगे। तो उस D फाई E को हम जो है वैद्युत फ्लक्स को D फाई के द्वारा जो क्या करेंगे उसका स्केलर गुणन कर लेंगे। तो वेक्टर E डॉट वेक्टर DA इसका स्केलर गुणन करते हैं। हमने 11 में पढ़ा है कि E डॉट DA यानी A डॉट B, जैसे आपने पढ़ा है AB cos थीटा होता है दो सदिशों का अदिश गुणन, वैसे ही E डॉट DA स्केलर गुणन हम इसका करते हैं तो E DA cos थीटा आता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे वेक्टर E डॉट वेक्टर DA से हम क्या कहेंगे, उस क्षेत्रफल अवयव से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कहलाएगा, जिसको हम D फाई E से प्रदर्शित करेंगे। संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स अगर हमें निकालना तो मैंने क्या कहा था, इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो होल सरफेस इंटीग्रेशन अगर हम कर दें तो D फाई E की जगह तब क्या आ जाएगा, फाई E आ जाएगा। फाई E बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन, और इसमें हम जो है सर्कल बना लेंगे, देखेंगे इसका मतलब होता है क्लोज सरफेस। क्लोज सरफेस यानी हम होल सरफेस का जो है क्या निकालेंगे, इंटीग्रेशन निकालेंगे E डॉट DA। तो वेक्टर E डॉट DA जहां पर ये जो है पृष्ठ समाकलन कहलाता है, इंटीग्रेशन का चिन्ह, तो ये हमारे पास पृष्ठ समाकलन है। तो यहाँ पर हमने जो इसका पृष्ठ समाकलन के द्वारा हम क्या निकालेंगे, संपूर्ण पृष्ठ का जो है गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकाल लेंगे। तो फाई E बराबर आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट DA, वेक्टर E डॉट वेक्टर DA। तो इस प्रकार से हम क्या कर लेंगे, वेक्टर E डॉट DA, यदि वेक्टर और DA के वेक्टर DA के बीच में हम देखें कोण थीटा, जैसे हमने डायग्राम बताया था थीटा हो, तो तब हमने वेक्टर E डॉट वेक्टर DA बराबर क्या हो जाएगा, E DA cos थीटा हो जाएगा। जैसे हम बता चुके हैं कि A डॉट B बराबर AB cos थीटा होता है, इसी प्रकार से वेक्टर E डॉट वेक्टर DA बराबर क्या हो जाएगा, E DA cos थीटा हो जाएगा। तो E DA cos थीटा हम यहाँ पर रख लें तो फाई E बराबर इंटीग्रेशन आ जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ का समाकलन कर लेंगे, E DA cos थीटा, E cos थीटा को हम बाहर ले लें, इंटीग्रेशन कर देंगे हम DA का, संपूर्ण पृष्ठ का हमने बताया था DA का हम जब इंटीग्रेशन करते हैं तो संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल आता है होल सरफेस जो हम करेंगे तो A आ जाएगा, इक्वल A हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा फाई E बराबर आ जाएगा EA cos थीटा। तो इस प्रकार से हमारे पास जो है इसका एक सूत्र जो हमें मिलता है वैद्युत फ्लक्स का, फाई E बराबर EA cos थीटा मिलता है। तो इससे हम क्या निकालेंगे, इसका गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हमारे पास एक सूत्र आ जाता है फाई बराबर EA cos थीटा। cos थीटा यानी उन दोनों के बीच का जो एंगल है, किसके, वैद्युत क्षेत्र और सदिश क्षेत्रफल के बीच का कोण है। तो यहाँ पे कुछ विशेष स्थितियां आती हैं, उसको हम देख लें। स्पेशल कंडीशन क्या होती है, नंबर 1 देख लें, यदि समतल पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के अभिलंबवत है, तो यानी वैद्युत क्षेत्र आप जैसे इस पृष्ठ में देख रहे होंगे, जैसे डायग्राम आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे हमने जो एक पृष्ठ लिया है जिसमें देख रहे होंगे यहाँ पे पृष्ठ, इसका क्षेत्रफल ये है और इससे बल रेखाएं क्या है, वैद्युत क्षेत्र कैसे दिखा रखा है, अभिलंबवत ऊपर की ओर, इससे गुजरने वाला बल रेखा कैसी, अभिलंबवत ऊपर की ओर। तो ये जो है अगर समतल कैसा है, वैद्युत क्षेत्र के अभिलंबवत रखा हो, तो आप देखेंगे वेक्टर DA यानी सॉरी वेक्टर A की डायरेक्शन आप देख लें, तो वेक्टर A की डायरेक्शन भी क्या होगी, उसी डायरेक्शन में होगी, जिस डायरेक्शन में वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन है, यानी दोनों के बीच तब क्या हो जाएगा, थीटा बराबर 0। तो अर्थात हम कह सकते हैं तब थीटा का मान 0 लेंगे और cos 0 का मान आप जानते हो 1 होता है, तब फाई E बराबर आ जाएगा EA। तो इस प्रकार से उस समय जब वैद्युत क्षेत्र यानी तल क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र के अभिलंबवत होता है, यानी 90 डिग्री पे होता है तल के,
वैद्युत क्षेत्र, तब उस समय अधिक से अधिक बल रेखाएं गुजरती है, उस समय वैद्युत फ्लक्स बहुत ज्यादा प्राप्त होता है, ई ए के बराबर होता है। ये इसका अधिकतम मान होता है ई ए। उसके बाद अगर हम कहें नंबर दूसरी स्थिति देख लें, यदि नंबर दूसरा देख लें, यदि समतल वैद्युत क्षेत्र के समांतर हो, तो समांतर में आप देखोगे जैसे वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन में हमने तल रखा है जिसका क्षेत्रफल ए है, उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में सदिश क्षेत्रफल यानी क्षेत्रफल ए है, उसी डायरेक्शन में क्या है हमारे वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन है। इसकी जो है अभिलंबवत घटक हम देख लें, क्षेत्रफल सदिश अगर इसकी डायरेक्शन देखें तो तल के अभिलंबवत डी ए, जो हमारे पास जो ए की डायरेक्शन होगी क्या होती है, उस तल के लंबवत होती है। तो ए की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, ई की डायरेक्शन सी समांतर है, तो यानी दोनों के बीच आप देख रहे हो एंगल आपके बार क्या बन रहा है, थीटा बराबर 90। ई और डी ए के बीच एंगल आप देखेंगे 90 बन रहा है। तो ये आपने ध्यान रखना है कि जब पृष्ठ समतल पृष्ठ क्या हो, वैद्युत क्षेत्र के समांतर हो, तब थीटा का मान क्या लेंगे हम 90, cos 90 का मान 0 हो जाएगा, फाई ई बराबर 0 हो जाएगा, उस समय cos 90 0 हो जाएगा, ई ए cos 90 यानी cos 90 का मान 0। तो उससे गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाएं शून्य, जैसे आप देखेंगे इसके अंदर से कोई भी वैद्युत क्षेत्र यानी बल रेखा नहीं गुजर रही, तो इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम जो है क्या निकाल लेते हैं, इस जो है समतल पृष्ठ से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या से हम वैद्युत फ्लक्स का मान निकाल लेते हैं, फाई का मान निकाल लेते हैं। यहाँ पर हम जो है वैद्युत फ्लक्स है उसका मात्रक हम देख लें तो फाई ई बराबर ई ए से ही हम इसका मात्रक निकाल लेते हैं। ई हमारा वैद्युत क्षेत्र होता है एफ अपॉन क्यू से, हमारे पास मात्रक हमें पता है, एफ का मात्रक न्यूटन, क्यू का मात्रक जो है कूलाम, तो न्यूटन प्रति कूलाम इंटू ए का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम इसका क्या होता है, मात्रक होता है। विमीय सूत्र आप देख लें, विमीय सूत्र में हम एफ फाई बराबर ई ए से ही निकाल लें। ई का विमीय सूत्र हम एफ अपॉन क्यू से देख लें, एफ का मात्रक, एफ का विमीय सूत्र है एम एल टी माइनस टू अपॉन क्यू का विमा होती है ए टी, एम एल टी माइनस टू अपॉन ए टी इंटू ए की विमा जो है क्षेत्रफल की विमा एल स्क्वायर होती है, एल टू कर लेंगे तो एम एल की पावर 3 टी एम एल 3 टी माइनस 3 ए माइनस 1। तो इस प्रकार से जो है वैद्युत फ्लक्स का विमीय सूत्र हमें एम एल 3 टी माइनस 3 ए माइनस 1 हो जाता है। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आपने जो है सदिश क्षेत्रफल के बारे में जाना, घन कोण के बारे में जाना और वैद्युत फ्लक्स के बारे में जाना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम गॉस के नियम के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।